सीता कौशिक, हम सरिता बोल जाते हैं। डॉक्टर सीता कौशिक जी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि हमको लग रहा है कि डॉक्टर लोग क्वेश्चन नहीं पूछते हैं और शायद हेजिटेट करते हैं कि कौन क्वेश्चन पूछे, छोटा मोटा क्वेश्चन रहेगा। तो कोई भी क्वेश्चन है, मन में जिज्ञासा है, पूछिए। हमको पता है डिग्री लेने के बाद बहुत सारी चीजें भूल जाती हैं और छोटी चीजें ही अधिक भूलती हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है। इसलिए चलिए एक एक पॉइंट हम शुरू करते हैं और आपको जहाँ इंटरेक्शन होगा बता दीजिएगा। सर एक क्वेश्चन था सर, वेटनरी का सर आयुर्वेदा में सर कहाँ बताया गया है सर? वेटनरी का आयुर्वेदा में? जी सर। चरक संहिता में कि आयुर्वेदा के बारे में? ये सर हिस्ट्री सर जानना था थोड़ी सर। है हिस्ट्री जानना चाह रहे थे वो। ओ, महाभारत की हिस्ट्री, नकुल सहदेव वाली? नहीं नहीं वो ये जानना चाह रही हैं कि आपका जो प्राचीन काल में जो भी ग्रंथ है ना, तो उसमें पशु चिकित्सा का कहाँ पर यानी कि उल्लेख किया गया है? महाभारत से ही जिक्र मिलता है। सबसे बड़ा वेटनरियन किसको कहा गया है? सहदेव को, ठीक है ना? ही वॉज वेटनरी डॉक्टर। और उसके बाद से तो हर जगह देखिए आप, बिना मतलब अगर मेडिसिन के बारे में देखें अपन, तो आयुर्वेद का बहुत बड़ा रोल है वेटनरी में। यूज भी करते थे, पर एक्चुअली क्या हो गया है, जब से ये अपनी एलोपैथी मेडिसिन अवेलेबल हो गई है, तो हर जगह कंपनीज का जोर रहता है, तो ग्रेजुअली अपन सब भूलते आ रहे हैं आयुर्वेदिक और एलोपैथी में आ गए हैं। पर बिगिनिंग में इट वाज ओनली एलोपैथी, आयुर्वेद ही था। आपको एग्जांपल दिया है स्टार्टिंग फ्रॉम महाभारत, उसके पहले का भी आप लिटरेचर पढ़ेंगे जरूर मिलेगा। तो हर जगह रोल है, और महाभारत में तो बिल्कुल सही है, सहदेव जी को वेटनरी डॉक्टर ही डिजाइन किया गया था। सर घोड़ों का इलाज के बारे में बताया गया है। हाँ, घोड़ों के बारे में मैक्सिमम है, बिल्कुल सही है। उस समय एक्चुअली क्या है, घोड़ों की मैक्सिमम आवश्यकता थी, तो घोड़ों के बारे में पिन पॉइंट है, घोड़ों के बारे में लिटरेचर अवेलेबल है। और आप देखिए ब्रह्मा अपने जो आइडल माना गया है बुल को, तो हर जगह गाय माता को, जितने पशु हैं सबको कहीं न कहीं किसी न किसी भगवान का उनको सहायक माना गया है। ये आपका क्वेश्चन तो बहुत मतलब पेंडेमिक हो गया आज की तारीख में, बट वेरी गुड। ये जनरल टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस बहुत कम है, फिर भी चलिए। नहीं सर इसलिए पूछ सकते हैं क्योंकि आजकल क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा पर ज़्यादा फोकस है ना। बिल्कुल सही है, चेयरमैन साहब की इच्छा रहती है ऐसे क्वेश्चन के लिए। जी जी सर, तो निश्चित ही है ना। हाँ। और एक गुप्ता पीरियड में भी यानी कि वो हुए हैं बागभट्ट, उन्होंने अष्टांग हृदय के नाम से बुक लिखी है इसी सुचिकित्सा के ऊपर। वेरी गुड। तो एक आध दिन लेक्चर इसी में चलता रहेगा, संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि जी सर, इतना डिटेल लिटरेचर अवेलेबल है। जी सर। चलिए आप लोग, और हाँ वेरी गुड, और कोई क्वेश्चन करो पहले, उसके बाद फिर अपन चर्चा करें। सर गौ संवर्धन बोर्ड के बारे में बता दीजिए। गौ संवर्धन बोर्ड तो तुमको बताना है। गौ संवर्धन बोर्ड का काम क्या है, मध्य प्रदेश में बनाया हुआ गवर्नमेंट ने, एक पैरेलल बॉडी है और उसका मेन काम है गौ का संवर्धन करवाना है। मेनली क्या है, ब्रीडिंग है, एआई है, फीडिंग है, पूरा मैनेजमेंट करना है। तो गौ संवर्धन बोर्ड अलग से बना हुआ है, जैसे अपना इसका बना हुआ है कुक्कुट बोर्ड बना हुआ है। नाम से ही पता है, गौ संवर्धन, एनिमल ब्रीड इंप्रूवमेंट करना है, एनिमल का डेवलपमेंट करना है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत पहले से बनाया हुआ है गौ संवर्धन, डेवलपमेंट ऑफ दी कैटल। अब इसके चेयरमैन कौन है क्या है आप लोग पता कर लो, हमको अब याद नहीं है, सब बदल गए हमारे टाइम में। आवाज एडिबल है? जी सर। अच्छा, हाँ और बताइए। गौ संवर्धन बोर्ड मध्य प्रदेश सरकार की एक बॉडी है, एक प्रकार से मंडल है, वो एनिमल के इंप्रूवमेंट के लिए पूरा काम करता है।
वर्मी कंपोस्ट हाँ, वर्मी कैन कंपोस्ट, आई हाँ तो बिल्कुल सही वर्मी है। कंपोस्ट, पंचगव्य और ये गोबर गैस है, तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट मतलब ऐसे एस्टिमेट पूछा जाए कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो बेनिफिशियल क्यों है, कितना लागत कितनी लगेगी और प्रॉफिट कितना होगा उसका, हाँ इससे संबंध में कुछ बने। ये तो आपने बिल्कुल इकोनॉमिक्स पूछ लिया है। वर्मी कंपोस्ट का जबलपुर में हम लोगों ने काफ़ी काम किया है, अभी प्रोडक्शन हो रहा है। वर्मी कंपोस्ट का कास्ट तो आपको ऐसे निकालनी पड़ेगी, काउ डंग की कास्ट सर क्या एक रहेगी। एस्टिमेट अंदाजे के लिए कि हाँ इतने में हाँ लागत हम लगा देंगे और इतने से हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। हम लोग के टाइम पे 5 रुपए किलो होलसेल करते थे जबलपुर में, और लागत मैक्सिमम 1 रुपए किलो रहती है, ये आपको अनऑफिशियली बता रहा हूँ, क्योंकि कास्ट ऑफ काउ डंग मैक्सिमम लगेगी। वर्मी कंपोस्ट का एडवांटेज क्या है, और लागत तो आप हर एक की अलग अलग हो जाएगी, थोड़ा बहुत वेरी कर जाएगी। वेरी मतलब गोबर की कास्ट नॉर्मली 1 रुपए किलो, अब आजकल चूंकि गवर्नमेंट ने काफ़ी स्कीम चला दी है, स्पेशली छत्तीसगढ़ में 5 रुपए किलो कर दिया है, तो यहाँ भी कास्ट बढ़ेगी, ठीक है ना। टोटल डिपेंड करेगा आपको काउ हेलो डंग की कास्ट कितनी पड़ रही है। मेन हेलो, पर्पज ये है आपका जो हाँ आप ऑर्गेनिक कितने बजे तक आ वेस्ट जाएंगे निकल सर? रहा है फार्म के अंदर, 3 बजे कंफर्म है ना सर? ऑर्गेनिक वेस्ट के अलावा अच्छा अच्छा अच्छा, जितने भी आपके ठीक है। 3 बजे से फिर थोड़ा 5 5:30 बज जाएंगे सर, है ना, क्योंकि 6 7 लोग हैं। ठीक ठीक। कंट्रोल आउटलुक ऑफ डिसीजेज, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपको बायोसिक्योरिटी मेजर। कोई भी चीज आपके फॉर्म में आ रही है, उसको कैसे कंट्रोल करना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो वही आपका ऑल बायोसिक्योरिटी मेजर शुड बी। पहली बात तो आपका फॉर्म इट शुड बी ऑल द एनिमल शुड बी वैक्सीनेटेड। अगर वैक्सीनेटेड नहीं है देन देयर आर चांसेस ऑफ आउटब्रेक। अब आउटब्रेक क्यों हो रहा है, उसके लिए आपको कंट्रोल करना है। ये जनरल टाइप का रिप्लाई आपको दे रहा हूँ, जो कम से कम हम बता सकते हैं, बाकी तो आप सिस्टमेटिक ढूंढेंगे तो 10 पॉइंट मिल जाएगा। तो पहली बात तो एनिमल शुड बी वैक्सीनेटेड। अगर वैक्सीनेटेड नहीं है, सर्टेनली दे कैन सफर फ्रॉम डिसीजेज। अब वो डिसीज कैसे रोकना है, अब उसके लिए मेन जो कंट्रोल है बायोसिक्योरिटी मेजर्स। और बायोसिक्योरिटी मेजर में सबसे इंपॉर्टेंट है, बाहर से जो भी व्यक्ति आ रहा है, जो भी एनिमल आ रहे हैं, दे शुड बी प्रॉपरली अंडर कंट्रोल। अगर आपने एनिमल नया परचेज किया है अभी यहाँ पे फार्म पे कई जगह में देखा, नए एनिमल ले आए पंजाब से, अपने फार्म में रख लिए और एफएमडी सब में हो गई। तो आपको कोई भी नया एनिमल इंट्रोड्यूस करना है, कंप्लीट आइसोलेशन मेजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, और कंप्लीट आपको केयर करनी पड़ेगी, किसी प्रकार से कंटेमिनेशन आपके फार्म में ना आए, चाहे फीड से है, चाहे मेनली फीड ही एक प्रकार का रहता है बैरियर, पानी तो लोकल हो जाएगा, और कंटेमिनेशन थ्रू दी आउटसाइडर्स। एनिमल की
बाकी तो खैर सब इंपॉर्टेंट रोल करेंगे। फीडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, अगर फीडिंग प्रॉपर नहीं रहेगी इम्यूनिटी ब्रेक होगी, और जब इम्यूनिटी ब्रेक होगी तो एनिमल्स विल सफर फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस, दे विल बी प्रोन। आउटब्रेक रोकने के लिए, अब आउटब्रेक आपको अपने फार्म में रोकना है। अगर आउटब्रेक मध्य प्रदेश में रोकना है तो आपको पता है कि पूरे स्टेट में क्या है, जो चेक पोस्ट लगे हुए हैं, बैरियर लगे हुए हैं, बाहर के एनिमल आ रहे हैं, उनकी एंट्री बैन रहती है कई जगह, तो ये सब फॉलो करने पड़ेंगे। तो आपको इम्पोर्टेंट है पहले अपने फार्म में चेक करना है। फार्म के लिए आपको हाइजीनिक मेजर यूज करना है, लाइम पाउडर यूज करना है, चूना यूज करना है, इवन K104 यूज कर सकते हैं आप एंट्री के पास। तो ये सभी पॉइंट ध्यान में रखेंगे। इसके आगे डिटेल और पढ़ लीजिए। और सर हाँ विनीत, और सर जैसे मध्य प्रदेश सरकार है सर, ये देसी गाय का ही संरक्षण संवर्धन क्यों करना चाह रही है? हाँ, ये क्वेश्चन आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए ऐसा है, अगर इकोनॉमिक्स ऑफ प्रोडक्शन निकालें अपन वास्तव में, तो इकोनॉमिक्स किसकी अच्छी? पहली बात तो देसी गाय का संवर्धन करने का पर्पज ये है कि जो आपका लोकल फार्मर है वो, उनका अट्रैक्शन कहाँ है? मोस्टली जो उनके पास एनिमल है, इमीडिएट एनिमल रिप्लेस नहीं होंगे, लोकल जो उनके पास एनिमल है उनके लिए ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, आप देखिए साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वालिटी ऑफ मिल्क। केवल क्वांटिटी में मत जाइए, क्वालिटी ऑफ मिल्क। अगर प्योर देसी गाय का है, अगर देसी गाय रेंज कंडीशन में है, पास्चर कंडीशन में है, ग्रेजिंग में है, अगर उनका मिल्क की क्वालिटी आप देखेंगे, इट इज फार मेनी टाइम्स बेटर देन दी एनिमल्स, क्रॉसबर्ड एनिमल्स रेज्ड इन द फार्म कंडीशन। अब आपको ताज्जुब लग रहा होगा इतना अंतर कैसे हो गया। इंडिजिनस एनिमल के मिल्क की क्वालिटी सर्टेनली बेहतर है, एक। दूसरा क्या देखिए आप, न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द पुअर क्वालिटी फीड इज बेटर देन दी एक्जोटिक एनिमल्स, क्रॉसबर्ड एनिमल्स। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए आप, हीट टॉलरेंस। दूसरा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। किसी भी एडवर्स कंडीशन में हमारे जो इंडिजिनस एनिमल्स हैं दे आर फार बेटर देन दी एक्जोटिक एनिमल। डिसीज, इन्फेक्शन के चांसेस अपने एनिमल्स में कम है, दे आर मोर इम्यून देन दी एक्जोटिक एनिमल्स। आपको पॉइंट ये होता है कि हमको कितने केजी प्रोडक्शन का एनिमल लेना है। क्या 40 केजी वाला चाहिए, 60 केजी वाला चाहिए? उस केस में आपको अलग टेक्नोलॉजी, अलग फार्मिंग करनी पड़ेगी। बट फॉर 10 केजी 20 केजी मिल्क प्रोडक्शन आवर एनिमल्स आर सफिशिएंट, मीन्स दे कैन डू एक्सीलेंट। साहिवाल का प्रोडक्शन आजकल 20 केजी तक आराम से मिल जाता है। तो लुकिंग टू द यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, अगर आप क्रॉसबर्ड काऊ रखेंगे, एचएफ रखेंगे, जर्सी रखेंगे, बिना गुड क्वालिटी फॉडर एक काम नहीं चलेगा, ग्रीन प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। हमारा जो फार्मर है उसकी कैपेसिटी कितनी है, वो क्या चाह रहा है, उसकी एक्सपेंडिचर पावर कितनी है। अगर उसने एक गाय रख लिया है, 2 गाय रख लिया है, साहिवाली रखा हुआ है, गिर रखा हुआ है, तो दे कैन एडजस्ट वेरी वेल इन द लोकल कंडीशन एंड सर्टेनली गुड फॉर द फार्मर। क्रॉसबर्ड एनिमल का जिनका प्रोडक्शन अधिक है, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन देखिए आप, अगर बाई चांस एनिमल सफर कर गया, जितनी डिसीजेज है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, दे आर वेरी हाई। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको देसी गाय ही पालना है, विदेशी गाय नहीं पालना है, क्रॉसबर्ड नहीं पालना है। आज की तारीख में 40 साल से एक्जोटिक ब्रीड की एंट्री इंडिया में हो चुकी है, तो नाउ दे आर आल्सो ग्रेजुअली एडजस्टिंग विद द अवर लोकल कंडीशन। पर कंपैरेटिवली आज की तारीख में फॉर अवर 10 kg 15 kg प्रोडक्शन, our animals are sufficient, they are full potent to give good milk up to 20 kg using our local resources। और इसमें कोई आपके मन में बताइए, क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत बृहद है, नो डाउट।
सर आप मेरी बोलती है। सर जैसे वहाँ पे सर थोड़ा सा ब्रीफ में बताना होगा ना सर, वो पूछेंगे कि आप क्यों करना चाह रहे हैं। हमारी लोकल ब्रीड हमारे लोकल कंडीशन के लिए बहुत ही सूटेबल है। एटमॉस्फेयर कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब में बहुत अच्छी है। उसमें दवाई का खर्चा नहीं होगा और हमारा जो पुअर क्वालिटी फीड अवेलेबल है उस क्वालिटी आप फीड में एडजस्ट करके 5 किलो 10 किलो दूध आराम से मिल जाता है। सर एक क्वेश्चन मेरा था सर, अगर पूछना कि सर स्वदेशी नस्लों को बचाने के लिए इसके लिए जो योजना चल रही है, तो सर अगर स्वदेशी को बचा रहे हैं हम लोग, तो सर उसका प्रोडक्शन तो कम है, तो फिर इकोनॉमिक तो लॉस हो रहा है फार्मर को सर। फार्मर को लॉस हो रहा है। आप ये देखिए इमीडिएटली क्या हर फार्मर के पास एक्सीलेंट क्वालिटी एनिमल अवेलेबल हो सकते हैं, एक चीज। दूसरा, अगर अपने एनिमल को हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, एक समय आएगा कि हमारे पास जेनेटिक पोटेंशियल नहीं बचेगा और ब्रीड डेवलपमेंट विल बी वेरी पुअर। दोनों पॉइंट अलग अलग है। अगर आपके पास कैपेसिटी है, इफ यू कैन रेज क्रॉसब्रेड एनिमल, एक्जोटिक एनिमल, नो प्रॉब्लम। फार्मर्स के लेवल में अगर उनके पास इतनी कैपेसिटी है, इतने कम रिसोर्सेस हैं, तो उस कम रिसोर्सेस में दे कैन रेज अवर इंडिजिनस एनिमल वेरी नाइसली। दोनों को कंपैरिजन करके निकालना आज की तारीख में फिर बहुत सारे फैक्टर निकालने पड़ेंगे। क्वालिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, दो ही मेन फैक्टर है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सर्टेनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है व्हेन मिल्क यील्ड इज वेरी हाई। अब वो मिल्क यील्ड की क्वालिटी देखना पड़ेगा। मिल्क यील्ड इंक्रीजेज, फैट कंटेंट रिड्यूसेस, एसएनएफ कंटेंट रिड्यूसेस, तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। बफेलो की मिल्क की क्वालिटी कंपेयर करेंगे काऊ से, मैनी टाइम्स बेटर। ये सब फैक्टर मिल्क का यूज किस लिए है? फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यस, हमारे जो इंडिजिनस एनिमल के मिल्क की क्वालिटी इज बेटर देन अवर क्रॉसब्रेड एनिमल्स एट एनी कॉस्ट। केवल एनर्जी, प्रोटीन, मिनरल्स की बात नहीं है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, conjugated linoleic acid CLA, its concentration is very high in the milk of the animals under raging condition। गांव में भी अगर जाइए आप रिमोट एरिया में, जैसा हमारी गाय का दूध है, वो दिन भर चरती है, वो दूध दे रही है, उनको इतना ही पता है और निश्चित वो उसको एम्फसाइज करते हैं कि क्वालिटी इज गुड। तो CLA कंटेंट इज वेरी हाई इन द मिल्क ऑफ द एनिमल्स who are under complete grazing condition। अगर उसी एनिमल को हम लोग फार्म में बांध के रखते हैं, घर में बांध के रखते हैं और अपनी लिमिटेड फीडिंग कराते हैं, जो भी अवेलेबल है, CLA कंटेंट रिड्यूसेस। तो एक एग्जांपल दिया है CLA, और CLA ऐसा है कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड दैट इज हाईली यूजफुल फॉर मैनी ऑफ द डिसीजेज इन द बॉडी। तो बॉडी सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेटेड है, किस क्षण में कौन सा केमिकल, कौन सा न्यूट्रिएंट बॉडी के लिए फायदा कर रहा है, कैन नॉट बी कंपेयर्ड। तो मोटी मोटी चीजें यही सब है। बट सर शासन के तहत मंशा तो यही है सर कि किसानों की, पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। पर सर जब प्रोडक्शन सर उतना नहीं है देसी गाय से, तो सर उसको फिर क्यों मोटिवेट करेंगे सर? एग्जॉटिक जैसे HF वगैरह है सर, तो आप ये देखिए, एग्जॉटिक का भी प्रोडक्शन तभी अच्छा होता है जब उसका फीडिंग एक्सीलेंट रहेगी, मैनेजमेंट एक्सीलेंट होगा। कई जगह देखिएगा आप, इवन इंडिजिनस क्रॉसब्रेड का प्रोडक्शन कितना मिल जाता है, 8 किलो 10 किलो। नॉर्मल देखिए आप रूरल कंडीशन, जो भी मैक्सिमम आप HF देख लीजिएगा, तो इतना अधिक प्रोडक्शन नहीं कि 25 किलो मिलने वाले हैं। गांव में नॉर्मली 50% के क्रॉस के एनिमल मिल जाएंगे, मोस्टली जर्सी मिल जाती है, HF भी मिल जाती है। तो इतना अधिक प्रोडक्शन नहीं है, और उसका कारण क्या है? फीड रिसोर्सेस आर पुअर। जिस हिसाब में हम लोग साइंस में पढ़ रहे हैं कि हमारा 40 kg प्रोडक्शन होगा, 20 kg प्रोडक्शन भी होगा, तो उस प्रोडक्शन के लिए एक्सीलेंट क्वालिटी फीड इज मस्ट, TMR इज मस्ट,
कंसंट्रेट क्वालिटी शुड बी एक्सीलेंट, सप्लीमेंट्स यूज करने पड़ेंगे, एडिटिव्स यूज करने पड़ेंगे। ये सब प्रैक्टिकली हो नहीं पा रहा है। तो उस कंडीशन में जो हमारा एनिमल है, सपोज कीजिए साहिवाल हो गया, सपोज कीजिए गिर हो गया, थारपारकर हो गया, उनकी आप केयर देखिए, फीडिंग कॉस्ट देखिए। अगर स्पेशली कोई आदमी केवल उसी के लिए रखा है कि हमको डेयरी फार्म ही चलाना है, इसलिए एक्सीलेंट क्वालिटी चलाना है, कोई दिक्कत नहीं, करेगा, करना चाहिए। और 90% जो रूरल एरिया है जहाँ पर फार्मर हमारे अवेलेबल हैं, उनके पास रिसोर्सेज बहुत पुअर हैं और वो क्रॉसब्रेड एनिमल पाल के बैठ जाते हैं, तो उनका मिल्क प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं होता है और मैनी टाइम्स एनिमल सफर फ्रॉम वेरियस डिसीजेस। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गांव में डिसीज, और क्रॉसब्रेड एनिमल्स दे आर मोर प्रोन टू डिसीज। एनिमल की केयर नहीं हो पाती है, तो मोस्टली देखिए आप डेथ के भी कारण वही बनते हैं। और दूसरी बात यह है, एचएफ जिनका जेनेटिक पोटेंशियल अधिक है, अगर उनकी फीडिंग अच्छी ना हो तो प्रोडक्शन और कम हो जाता है। बफेलो फार्म में देखिए आप मैक्सिमम क्या करेंगे लोग, कमर्शियल डेयरी में भी अगर उनके पास 500 भैंस है तो कम से कम 25-50 अच्छी क्रॉसब्रेड एनिमल रखते हैं। इवन 3/4 वाली काउज मिल जाएंगी, ओनली टू गेट मैक्सिमम प्रोडक्शन। सही है, पर उनकी फीडिंग कॉस्ट इज वेरी हाई। गांव में 90% फार्मर देख लीजिए आप, गांव में अगर सरपंच है तो थोड़ा बहुत अच्छी केयर करेगा, पर जो केयर एक्चुअल में होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती। बिल्कुल सही सलूशन ऐसे निकलेंगे जैसे आप बोलते हैं ये क्वेश्चन। फिर अभी हमारे पास बहुत सारे मटेरियल है जिसकी चर्चा करनी है। सर जीरो बेस्ड कंसेप्ट क्या होता है सर? हाँ, जीरो बेस्ड कॉन्सेप्ट किसके लिए है? एनिमल के लिए। जीरो इनपुट, जी सर। है जी ना? सर। जीरो इनपुट में आपको एक भी पैसा नहीं खर्च करना है एंड यू आर गोइंग टू गेट द प्रोडक्शन फ्रॉम द एनिमल। जीरो सर इनपुट, जीरो बेस्ड कंसेप्ट सर। जीरो बेस्ड कॉन्सेप्ट लाइव स्टॉक रेजिंग के लिए, काहे के लिए? जी सर। जी सर। अब हमको तो जीरो इनपुट एनिमल पालने में ख्याल में है, और जीरो इनपुट का मतलब ये है किसान को खर्चा नहीं करना पड़ता है। सुबह से एनिमल को छोड़ दिया है ग्रेजिंग के लिए, चरा के लाएगा और उसको अपने घर में बांधेगा, दूध लगाएगा और अपना प्रोडक्शन लेगा। जीरो इनपुट, खर्चा कुछ नहीं करना है हमको। वही बात हो रही है कि कम से कम 50% 60% फार्मर ऐसे हैं जिनके पास इनपुट के नाम पे कुछ नहीं है, केवल मैन पावर है, एनिमल को ग्रेजिंग करवाएंगे और लाके घर में बांधेंगे। इनपुट मतलब खर्चा क्या है आपका, क्या खर्चा करने वाले हैं? जीरो। जी सर। हाँ, बोलिए, जल्दी जल्दी बोलते आइए, थोड़ा टाइम की कंस्ट्रेंट रहता है। सर रेशनल ट्रीटमेंट क्या होता है? रेशनल रैशनल ट्रीटमेंट एग्जैक्टली एज पर द नीड ऑफ द डिसीज कंडीशन। डॉक्टर साहब आपके यहाँ एवीएफओ साहब हैं, या कि चलिए बहुत सारे साहब मिल जाएंगे। एंटीबायोटिक भी देना है, एंटीबायोटिक भी देना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी देना है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दे देना है, जनरेशन 5 वाली ठोकते रहना है। ये रेशनलिटी नहीं है। रेशनल का मतलब है प्रॉपर डायग्नोसिस कीजिए और आफ्टर कंप्लीट डायग्नोसिस ऑफ द एनिमल जिसकी रिक्वायरमेंट है वही दवाई दीजिए। अगर पेंसिलिन चाहिए तो पेंसिलिन दीजिए, और अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम चाहिए तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम दीजिए। मतलब सर ड्रग ऑफ चॉइस। ड्रग ऑफ चॉइस एज पर द एक्चुअल डिसीज कंडीशन। और आगे
नहीं अभी आवाज आ रही बाहर है? ही निकल बता दिया अच्छा, चलिए पहले थोड़ा बहुत पॉइंट अपन जो मैंने आपके लिए तैयार किए है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। पहली बात तो मिल्क का मैंने अल्टरनेट पूछा था। ऑफलाइन का सेटअप पता है ना आपको? नेचर में जो मिल्क अवेलेबल है अपना, एनिमल मिल्क, उसका कोई भी अल्टरनेट नहीं हो सकता है।
gradually heavily damaged because of not taking care. बताओ, मतलब हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दिया है यूजिंग लॉट ऑफ इंसेक्टिसाइड, लॉट ऑफ पेस्टिसाइड्स, हमने एनिमल की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दिया है विदाउट टेकिंग केयर ऑफ ह्यूमन हेल्थ ऑफ द एनिमल। ऑक्सीटोसिन लगाना शुरू कर दिया है विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ द एनिमल। इंडिजिनस का एक सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा रीजन यही आ रहा है कि कम से कम उससे काफ की फीडिंग होगी, नेचुरल मिल्क प्रोडक्शन होता है, एनिमल इज नॉट इन स्ट्रेस, और अगर स्ट्रेस में होगा तो हार्मोन भी एड्रेनलिन ही प्रोड्यूस होगा, मतलब बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। तो वन हेल्थ प्रोग्राम का पर्पज ये था कि आज जितना पोल्यूशन पूरे वर्ल्ड में हो रहा है, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए कर्स हो रहा है। आप फूड चेन देखिए फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। गौरैया आज नहीं दिख रही है, कई वर्ष से नहीं दिख रही हैं, कई इंसेक्ट्स गायब होते जा रहे हैं। तो दे वर ऑल इंटररिलेटेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गुड एनवायरनमेंट। मैम इन सब को देखते हुए ये WHO ने बिल्कुल सही शुरू किया था दुर्गा मैम को वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। मतलब हम कोई भी चीज करें ये ध्यान में रखें कि हाउ मच इट इज गोइंग टू कॉज डैमेज टू द अदर। हम दवाई लेते हैं तो हमारी बॉडी को भी थोड़ा बहुत नुकसान तो होता है, लेना पड़े क्योंकि हमको बीमारी से बचना है, और उसमें ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल बेस्ट एग्जांपल जैसे मान लीजिए आप वेटनरी में ले लीजिए, कितनी एंटीबायोटिक कहाँ यूज कर रहे हैं, नोबडी केयर्स। यहाँ तो मैं देख रहा हूँ LSA, ABCD ज्यादा क्या बताऊँ, जस्ट लाइक वेक्स, कौन सी दवाई यूज करना पता नहीं, छोड़ते जा रहे हैं। And that is the main cause of, best example is bacterial resistance. ये वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के अंदर चला गया, तो सभी चीजें कंसीडर करना पड़ेगा, एक साथ संभव नहीं बिल्कुल। अरे नहीं, साथ में रखना नहीं है, साथ में रखना नहीं है, पर आपको उनकी भी केयर साथ में करना है कि उनको केवल हम अपने आप को प्रोटेक्ट न करें, हमको एनिमल की भी चिंता रखनी है, हमको सॉइल की भी चिंता करनी है, हमको वाटर की भी चिंता करनी है, और हमको एयर की भी चिंता करनी है। हमने अपने आप को गर्मी देने के लिए आग जलाया, रोज बैठ के घर के बाहर, कचरा साफ हो गया हमारा, मान लिया, और उससे हाउ मच एयर इज पोल्यूटेड कभी चिंता करते कोई अपन नहीं करते, खूब आग जलाते हैं बैठ के। तो दिमाग में ये सब चीजें रखनी पड़ेगी। दैट इज ए पार्ट ऑफ वन हेल्थ कॉन्सेप्ट। आपका कचरा निकल रहा है, उसको आप वर्मी कंपोस्ट बनाइए, जो भी करना है करिए, पर जलाइए नहीं। तो दैट इज ए फेवर टू द एनवायरनमेंट। नहीं क्लियर हो पाया अभी? चलिए और बताइए। हाँ, बहुत सारी क्वेरी बनेगी क्योंकि इतना सिंपल साइंस नहीं बची है, और हम लोगों का दायरा क्या है, जब सीमित रहता है तो उसी में घूमते रहते हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी, आज की तारीख में हमको लग रहा है कि ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड्स वास्तव में हमारे लिए कैंसर है। हम क्या खा रहे हैं कुछ नहीं पता है, पनीर खा रहे हैं कि नकली पनीर खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, हम तो खैर चलिए दूध अपने हाथ से डेयरी का है, पर वो भी नकली है। ये वो हेल्थ कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट चला गया, हम सबकी हेल्थ डैमेज हो रही है। हाँ सर, जैसे क्वैक्स है या गोसेवक वगैरह जो भी सर जो एक्सेसिव एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं सर, तो सर एज अ वेटनेरियन सर हम उन्हें कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सर? अगर इंटरव्यू पूछते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कैसे कम कर सकते हैं? डॉक्टर साहब, पूरा काम तो वेटनेरियन का ही है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, these medicines cannot be recommended or cannot be sold without the prescription of doctor। और कौन बादल कर रहा था, कोई पूछ रहा है? सर जैसे गांव में देखते हैं सर, तो ट्रीटमेंट सर गांव के डॉक्टर तो गोसेवक ही होते हैं सर। हाँ बिल्कुल सही, गांव के डॉक्टर वही हैं, और दुर्भाग्य है, मैं तो
they are doing in the field. एंटीबायोटिक की आवश्यकता नहीं है, ठोक रहे एंटीबायोटिक, केवल मिलक्सी काम से काम चल जाएगा और हो जाएंगे तो एंटी इन्फ्लेमेटरी लगा देंगे, एंटीपायरेटिक भी ठोक देंगे और एंटीबैक्टीरियल भी ठोक देंगे, वो भी लेटेस्ट वाली ठोक देंगे। डायरेक्ट ट्रेनिंग, डायरेक्ट उनका ट्रीटमेंट चले कहाँ से, लेटेस्ट जनरेशन वाली जो दवाई रहती है उन सबको लगाना शुरू कर दें। उनको चिंता नहीं कि हमको पहले पेनिसिलिन देना है, कंबाइटिन देना है, कौन सी देना है। तो दैट इज द ग्रेट फैक्टर causing bacterial resistance among the society, among the people है। अब उसको समझाई दी जाए, पर पैसे के आगे कोई समझाइश काम नहीं आती है। They are going, हमारे यहाँ नाम नहीं लूंगा डॉक्टर साहब, वेटनरियन ही वाज डूइंग लॉट ऑफ ह्यूमन प्रैक्टिस, और ट्रेन क्या है, आराम से, पब्लिक को तो आराम चाहिए, एंटीबायोटिक दे दिया, एंटीबायोटिक दे दिया, एनाल्जेसिक दे दिया, आराम मिल गया। ये सब थोड़ा मॉरलिटी है डॉक्टर की, उनको भी एडवाइस देनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को स्टिच होना पड़ेगा। पर चलिए बहुत बड़ा चैप्टर है, नहीं हो पाता है, और मार्केट में कोई कंट्रोल नहीं है, जिसको जितनी एंटीबायोटिक लेना है लगा देना। बट एज ए वेटनरियन अपना काम है, समझाई देना है, कंट्रोल करना है, बोलना है। आगे आगे और कोई आपके एक मार्क का आपने देखा कहीं? अरे हर एक ब्रांड में एक मार्क लगा रहता है। एक मार्क का मतलब क्या है डॉक्टर साहब? एक मार्क का आपने देखा ना, ब्रांड छपा रहता है। एक मार्क मींस दैट इज द सर्टिफिकेशन प्रॉडक्ट है, सर्टिफिकेशन फॉर हाँ, सर्टिफिकेशन फॉर द एग्रीकल्चरल मार्केटिंग प्रोडक्ट है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो भी है, अपने एनिमल प्रोडक्ट भी कई जगह सेल के लिए सर्टिफिकेशन चाहिए। हमारे लिए कम से कम चलिए फसाई देयर, FSSAI देयर, उनका एब्रिविएशन थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं कई बार, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका भी हुआ है, इसका श्वेता द्विवेदी का बॉटनी ऑनलाइन है। रोल ऑफ वेटनरियन इन फील्ड डिसीज कंट्रोल क्या करेंगे? टीना पाटीदार का भी ऑनलाइन है, नंदिनी का वेटनरियन है, तीनों के ऑनलाइन है। आपको ऑनलाइन का मेरे को थोड़ा फील्ड में डिसीज कंट्रोल करना है। किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था अभी बात पहले, ऑफलाइन नहीं करता। ठीक है ना? तो आपका रोल क्या रहेगा? ऑफलाइन मैं बैठ नहीं जाती, सर्वेलेंस ऑफ डिसीज। चलने बलने का एक दिन में डिसीज नहीं फैल रही। इफ यू आर स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग द कंडीशन, अगर सर्वे आपका ठीक-ठाक चल रहा है, पूरे एरिया में विजिट कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं केस दिखेगा, और जैसे ही केस दिखता है अगर तुरंत एक्शन ले ली जाए तो योर डिसीज कैन बी कंट्रोल। अगर कोई डिसीज मिलती है तुरंत डायग्नोसिस की जाए, सही डायग्नोसिस हो जाएगी। अगर सही डिसीज पता लग गई है, नोटिफाइबल डिसीज है, कंट्रोल कीजिए। कंट्रोल नहीं करेंगे तो डिसीज बढ़ती जाएगी। प्रॉपर वैक्सीनेशन शुड बी रेगुलर। अगर वैक्सीनेशन प्रॉपर्ली हो रहा है, टाइमली हो रहा है, तो निश्चित तौर पर डिसीज कंट्रोल रहेगी। ये 3-4 पॉइंट है, उसके अलावा बायोसिक्योरिटी मेजर हमने बताया है। तो अगर इन सब का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर एज ए वेटनरियन यू विल बी हाईली सक्सेसफुल। कितने मॉक लिए? 3 मॉक्स। सर वो स्ट्रे कैटल का मैनेजमेंट कैसे करेंगे सर? स्ट्रे कैटल का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? वाह, स्ट्रे कैटल को मैनेज कैसे करना है? तो आज भी पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ी बात तो गौशाला मैनेजमेंट कैसे, एज ए पीपल करना है कि एज ए फार्मर करना है कि एज ए वेटनरियन करना है? सर एज ए वेटनरियन सर। एज ए वेटनरियन श्योर मैम, बता दूंगी मैं। सर किसान तो छोड़ देता है सर दूध वगैरह लेके सर। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, किसान छोड़ देता है कि जाओ आराम से घूमते रहो। तो बस आजकल गवर्नमेंट ने एक ही पॉलिसी रखा हुआ है, उनको गौशाला में बंद करवाइए। और क्या करेंगे? स्ट्रे एनिमल मैनेजमेंट, हाँ गौशाला में कोई ना कोई सेंटर अगर है तो उस सेंटर में रखवाना पड़ेगा। एज ए वेटनरियन वास्तव में रियली वी फील लॉट ऑफ पेन व्हेन एनिमल इज डैमेज्ड।
अब ऐसा है कि मॉर्निंग में छोड़ दिया, शाम को ले लिया, बांध लिया, ले जाके दूध लगा लिया, फिर छोड़ दिया। एज ए वेटनेरियन तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लैंड ऑर्डर का मैटर है। पर एक ही काम कर सकते हैं कि आप ज़्यादा सेंसिटिव डॉक्टर हैं तो जहाँ पे फेलो लैंड पड़ी हुई है कोई कंट्रीब्यूशन करवा के कोई शेल्टर बना दीजिए और एनिमल को रखवाइए और उसको फीडिंग का इंतजाम करते जाइए। जी सर। मेटाबॉलिक डिसीजेस के बारे में क्या आइडिया है? हाई यील्डिंग एनिमल की अपनी बात चल रही थी, कौन कौन सी मेटाबॉलिक डिसीजेज हो सकती हैं? मिल्क फीवर की चर्चा हुई थी एक दिन की नहीं हुई थी? किसी ने पूछा था मिल्क फीवर, तो डॉक्टर सुमन नंदा, डॉक्टर सुमन, जी सर। सुमन क्या बात है, धीरे से बोल रही है। मिल्क नो फीवर सर। हमारी गाय को मिल्क फीवर हो गया है, जी सर। उसका टेम्परेचर कितना रहेगा? सर टेम्परेचर लो रहता है उसमें, मिल्क फीवर लो लो रहता है। अच्छा चलिए, मिल्क फीवर हो गया। डॉक्टर मिल्क फीवर क्यों हो जाती है? सर हाई प्रोड्यूसिंग एनिमल जो रहते हैं ज़्यादा मिल्क मतलब निकालते हैं, उस वजह से कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाती है मेटाबॉलिकली सेल्स में, इसकी वजह से होती है सर। चलिए ये ध्यान रखिएगा। कार्बिंग के जस्ट पहले सर 72 आवर्स, यस सर। सुनिए कार्बिंग के जस्ट पहले पिट्यूटरी ग्लैंड इज इनएक्टिव, मींस नॉट मच एक्टिव। कारण क्या है? कैल्शियम रिक्वायरमेंट इज वेरी लो, मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और कार्बिंग के जस्ट बाद मिल्क प्रोडक्शन काफी अधिक बढ़ गया, ग्रास फेड एनिमल है, 10 लीटर कोलेस्ट्रम निकलने वाला है, आराम से एक बार कोलेस्ट्रम निकाल लिया अपन, दूध पूरा ऑर्डर में भरा हुआ निकाल लिया। अब फर्स्ट मिल्किंग के बाद इमीडिएट सिंथेसिस शुरू हो गई, ट्रांजिट मिल्क बोल दीजिए आप। इन दैट केस नाउ कैल्शियम रिक्वायरमेंट इंक्रीज इज वेरी हाई। अब वो कैल्शियम रिक्वायरमेंट कहाँ से आएगा, कैल्शियम कहाँ से आएगा? केवल सोर्स है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा से इमीडिएटली कैल्शियम विड्रॉ होता है और सिंथेसिस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क, और वो कैल्शियम किसी प्रकार से प्लाज्मा में मेंटेन नहीं हो पाता है। एनिमल को कितना भी खिला दीजिए, कितना भी कैल्शियम सप्लीमेंट दे दीजिए, तो कम से कम 72 घंटा थोड़ा टाइम लगता है पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट होने के लिए। अगर कैल्शियम सप्लीमेंट आप दे रहे हैं, अगर एनिमल के बॉडी में कैल्शियम पहले से है, तब मिल्क फीवर कंट्रोल हो सकता है। बट इफ बॉडी स्टोरेज पुअर, इफ कैल्शियम सप्लाई इज पुअर, in that case high yielding animal calcium deficiency and milk fever हो जाती है। क्या करेंगे कि मिल्क फीवर ना होने पाए एनिमल में? आप जिस एरिया में डॉक्टर हैं, आपके यहाँ काफी अच्छे अच्छे फार्मर हैं, और क्रॉसबेड एनिमल दे आर वेरी हाई। नॉर्मली क्रॉसबेड एनिमल मिल्क फीवर का चांस नॉर्मली क्रॉसबेड काउज, इंडिजिनस काउज में कम मिलेगा। बोन का स्ट्रेंथ काफी अधिक है उनमें, मिल्क प्रोडक्शन उतना अधिक नहीं सीक्रेट होने वाला है एट ए टाइम, तो नॉर्मली चांसेस कम रहते हैं, पर हो सकते हैं। जैसा आजकल कई बार प्योर तो नहीं मिलते हैं, उनको हाइब्रिड कर देते हैं तो उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। क्या प्रिकॉशन लेंगे कि एनिमल का मिल्क फीवर की कंडीशन ना आने पाए? तो हमने कार्बिंग के पहले कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं देना है। नॉर्मली लोग कैल्शियम खिलाना शुरू कर देते हैं, एटलीस्ट 15 डेज बिफोर कार्बिंग नो कैल्शियम सप्लीमेंट, बिल्कुल बंद कर दीजिए स्ट्रिक्टली। तो जब कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं देंगे, कैल्शियम सप्लाई विल बी पुअर, पिट्यूटरी ग्लैंड विल बी एक्टिवेटेड। और कार्बिंग के पहले अगर पिट्यूटरी ग्लैंड अच्छे से एक्टिवेटेड है तो बॉडी में इतना कैल्शियम डिपॉजिट रहता है, बोन्स में इतना कैल्शियम डिपॉजिट रहता है, कैल्शियम mobilization from the bones become fast and plasma level can be maintained। तो इस तरह थोड़ा मिल्क फीवर के बारे में ध्यान रखिएगा। वो दूसरी और क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं दवाई देने के लिए, वो सब याद रखिएगा। इसके अलावा कीटोसिस की बात हुई थी, कुछ मेडिसिन का चैप्टर चल रहा है कीटोसिस के बारे में। कीटोसिस क्यों हो जाती है? कीटोसिस लास्ट टाइम
production in large quantity, they are available in the blood and they are secreted in the urine because of excessive ketone body production. क्यों होता है? Because of negative energy balance of the body. एनिमल की एनर्जी रिक्वायरमेंट इज वेरी हाई, कार्बिंग के बाद मिल्क प्रोडक्शन काफी अधिक बढ़ गया, एनर्जी रिक्वायरमेंट काफी अधिक बढ़ गई, पर ड्राई मेथड इनटेक उतना नहीं बढ़ पा रहा है कार्बिंग के बाद, क्योंकि कार्बिंग के पहले ड्राई मेथड इनटेक कम था, एब्डोमिनल कैविटी की साइज काफी कम हो गई थी, कम मतलब बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ऑफ द फीटस साइज, तो ड्राई मेथड इनटेक धीरे धीरे बढ़ेगा, but milk production is very high, nutrient requirement is very high, और उस कंडीशन में high yielding animal they go in negative energy balance. तब क्या होगा? बॉडी का काम क्या है? बॉडी स्टोर्स और यूटिलाइज, बॉडी फैट इज यूटिलाइज और एनर्जी कंपनसेशन, और बॉडी की फैट जब यूटिलाइज होती है और अगर एनिमल को कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो फैट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड, और फिर वो फैट जो है, फैट मीन्स कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम में, एसिटिल कोएंजाइम में जब एक्यूमुलेट होगा तो कन्वर्ट होगा एस्टोएस्टिक एसिड में, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटिक एसिड में, और कीटोन बॉडीज बनना शुरू हो जाएंगे लार्ज क्वांटिटी में, एंड दीज कीटोन बॉडीज दे आर एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी कॉजिंग लॉट ऑफ डैमेज, और उससे क्या है, कीटोसिस कंडीशन डेवलप हो जाती है, विच इज कॉजिंग लॉट ऑफ हार्मफुल इफेक्ट टू द बॉडी। ठीक है ना, कीटोसिस के बारे में। और आपके दिमाग में जो आएगा बताइएगा। व्हाट अबाउट प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया का नाम सुना हुआ है? ठीक है ना, प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया किस केस में मिलती है? मोस्टली इन केस ऑफ शीप एंड गोट, mostly और especially डॉनर काउ सिंड्रोम के बारे में सब लोग बोल देते हैं, डॉनर काउ सिंड्रोम। डॉनर काउ मतलब क्या हुआ? काउ इज लाइंग डाउन, डाउनर सिंड्रोम मीन्स सिम्टम हो गया, तो काउ इज लाइंग डाउन, काउ इज अनेबल टू स्टैंड, बट एनिमल इज अटेंटिव, पर वो खड़ा नहीं हो पा रहा है, दयनीय हालत में बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज डॉनर काउ सिंड्रोम कंडीशन। क्यों हो सकती है? बिकॉज ऑफ फर्दर एग्रीवेशन ऑफ मिल्क फीवर कंडीशन, बिकॉज ऑफ अदर कंडीशंस आल्सो, इवन मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, मस्कुलर डिजनरेशन हो जाएगा, मसल कंप्रेशन हो जाएगा, नर्व डैमेज हो जाएंगी, और एनिमल इज अनेबल टू स्टैंड, तो डॉनर काउ सिंड्रोम। और इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा एनिमल को, मे बी मिल्क फीवर हो, मे बी पोटेशियम डेफिशिएंसी हो, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी हो, कीटोसिस हो, इन सब के कारण डॉनर काउ सिंड्रोम होता है। ह्यूमन एसिडोसिस की चर्चा मेडिसिन की बात चल रही है, व्हाट इज द कॉज ऑफ ह्यूमन एसिडोसिस? आपको उस दिन बताया था, जिनको डाउट होगा बताइएगा। ब्लड कंडीशन, अगेन ए टाइप
डिसऑर्डर, न्यूट्रिशनल डिसीज वी कैन से, ब्लॉट, और नॉर्मली गांव में मिल जाएगी, किस सीजन में मिल जाएगी? पहली बात तो रूरल कंडीशन में व्हेन बर्सीम प्रोडक्शन इज वेरी हाई। कोई भी नया फीड चेंज करेंगे, स्पेशली जो फीड में इस तरह के केमिकल्स रहते हैं, जस्ट लाइक इन केस ऑफ बर्सीम, सेपोनिन्स जिसमें अधिक होते हैं, बिकॉज ऑफ सेपोनिन्स फोम फॉर्मेशन काफी अधिक मात्रा में होता है ह्यूमन के अंदर, एंड इन दैट केस फ्रॉदी ब्लड, गैस कैन नॉट बी एक्सपेल्ड आउट, और उस कंडीशन में चोकिंग हो जाती है, ह्यूमन ब्लोट हो जाएगा, एंड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव गैस एक्यूमुलेशन, रेस्पिरेटरी फेलियर एंड डेथ। मैनेजमेंट क्या करेंगे? हाउ टू मैनेज द कंडीशन? बेस्ट तरीका क्या है? ट्रॉकर के एनालिसिस सर गैस को रिमूव करना। राइट, या तो स्टमक ट्यूब अगर अवेलेबल है, पर स्टमक ट्यूब विल बी वेरी मच इफेक्टिव इन केस ऑफ टिम्पैनी, ड्राई। टिम्पैनी इज एक्चुअली ड्राई, मतलब गैस एक्यूमुलेशन, ओनली गैस, और ब्लॉट इज फ्रॉदी ब्लॉट। तो फ्रॉदी ब्लॉट के केस में हो सकता है स्टमक ट्यूब उतना इफेक्टिव ना हो पाए, एंड इन दैट केस आपको इमरजेंसी में क्या करना है? अगर बहुत सीवियर नहीं है, देन व्हाट यू कैन डू? यूज मिनरल ऑयल, पड़ा हुआ है, टर्पेंटाइन ऑयल और स्वीट ऑयल, 4:1 के रेशियो में ले लीजिए आप। टर्पेंटाइन ऑयल 1:4 रेशियो, स्वीट ऑयल मिला के पिला दीजिए, फ्रॉदी ब्लड जो है सप्रेस होगी। दूसरा मिरेकल, गर्म पानी में थोड़ा साबुन घोल दीजिए, डिटर्जेंट घोल दीजिए, एनिमल को पिलाइए, दैट इज आल्सो वेरी इफेक्टिव इन केस ऑफ फ्रॉदी ब्लड। और लास्ट कंडीशन में अगर लग रहा है कि एनिमल मर जाएगा, तो बेहतर है यूज ट्रोकार एंड कैनुला टू गिव रिलीफ। और पॉइंट सोचते रहिए आप लोग। क्वेश्चन पूछिए सर से, है ना? ऐसे तो आप सुनते ही रहेंगे सर, तो इनके कितना भी बता सकते हैं, है ना? आप लोगों में भी सुनते रहेंगे। और नहीं, मैंने सैलिएंट पॉइंट ही सोचा हुआ इनके चर्चा करने के लिए। जी सर। हीमोग्लोबिनूरिया, रेड यूरिन कंडीशन कब कब मिलती है डॉक्टर साहब? किस कंडीशन में मिलेगी? आपको फील्ड कंडीशन में मोस्टली पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया एक, दूसरा कई बार फंगल टॉक्सिन, तीसरा चेंज ऑफ फीड, स्पेशली लेग्यूमिनस पाउडर। जब लेग्यूमिनस नई नई सीजन होता है, और जब उसको जैसे मटर का भूसा हो गया, दैट इज हाईली हार्मफुल मैनी टाइम्स एंड लीडिंग टू रेड यूरिन कंडीशन। केवल एक इंपॉर्टेंट कॉज है, दैट इज फास्फोरस डेफिशिएंसी। देयर कैल्शियम कंटेंट इज मोर नो डाउट, पर फास्फोरस डेफिशिएंसी अधिक है। और अगर फास्फोरस डेफिशिएंसी होगी तो सेल की जो प्रोटीन होती है, आरबीसी की जो प्रोटीन होती है, स्पेक्ट्रिन, आरबीसी में जो सेल मेम्ब्रेन है, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन है रिस्पॉन्सिबल फॉर द आरबीसी स्ट्रक्चर, दैट इज वीक। फास्फोरस नहीं है तो दैट बिकम्स वीक एंड इजीली रप्चर। तो आरबीसी रप्चर इज वेरी फास्ट इन केस ऑफ phosphorus deficiency, and that is mostly post parturient hemoglobinuria. बबेसिया, थाइलेरिया, ट्रिप्टोसोमियासिस, इन सब के बारे में थोड़ा चूंकि मेजर डिसीज है, हमारी ख्याल से आपने पढ़ा होगा। हाउ टू डिफरेंशिएट, कैसे कंफर्म करेंगे कि ये थाइलेरिया है कि बबेसिया है कि ट्रिप्टोसोमा? ये बिनो सर को बोला। थाइलेरिया और बबेसिया दो केस आपके सामने हैं। हाउ यू विल डिफरेंशिएट दिस इज थाइलेरिया, दिस इज बबेसिया? यूरिन कलर उस समय आपको नहीं मिलेगी तो क्या करोगे सर? और कोई सिम्टम? सर थैलेरिया में एनलार्ज लिम्फ नोड्स रहेंगी। थैलेरिया में एनलार्ज लिम्फ नोड रहेंगी, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट लीजन वी कैन से, मोस्ट कॉमन इन केस ऑफ थैलेरिया। ठीक है ना? लिम्फ ग्लैंड एनलार्जमेंट, क्योंकि
भविष्य में नो डाउट आपने बोला है रेड यूरिन वहाँ मिल जाएगी। सो भविष्य में हाई फीवर रहेगा, टिक्स का हिस्ट्री रहेगी। comparatively it will be containing more amount of high fever also in case of फाइलेरिया में भी फीवर मिलेगा, भविष्य में भी मिलेगा। और भविष्य में सबसे बड़ी बात है रेड यूरिन जो कंडीशन उसको बोली जाती है तो वो मिलेगी। एक वर्ड हमने अपनी तरफ से पूछा है, ये जो तीमिया कंडीशन क्या होती है सर ये नहीं पता है। अगर कहीं पत्रनगर का कोई एक्सपर्ट आ गया, गदवासु से आ गया और सब नए नए डॉक्टर अपन नई चीजें पूछेंगे ना, ये जो टीमिया, एजो मीन्स प्रोटीन, मिया मीन्स ब्लड, ब्लड में जब प्रोटीन अधिक मात्रा में रहते हैं दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज एजोटीमिया। तो बगैर सर नई नई चीजें आप करवा रहे हैं, पूछा नहीं है, यही बोलने वाले बात है तुम लोग। इसके अलावा एक चीज याद रखिएगा, कॉमन प्लांट पॉइजनिंग इन मध्य प्रदेश, मैंने कल भी शायद क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। कॉमन प्लांट पॉइजनिंग पढ़ा है कि नहीं? मस्टर्ड सीड, तो अर्जिमोन मैक्सिकाना की भी पॉइजनिंग होती है। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग इट इज अफेक्टिंग द हार्ट। और चलो एडाप्टेशन है, रेक्टेना कैमरा हर जगह अवेलेबल है, हर एरिया में अवेलेबल है। पीले पीले फूल निकलते, छोटे छोटे कलरफुल रहते, छोटी पत्ती होती है। ड्राई एरिया जहाँ भी है, पहाड़ी एरिया है, किसी पहाड़ी में रेक्टेना कैमरा फूल मिल जाएगा। बकरियां खूब खाती है और इनका क्या बोलते हैं, उसकी पत्ती भी काफी पॉइजनिंग है। कम से कम अगर क्वेश्चन पूछा गया तो 5-6 चीज की रिप्लाई दे सकते हो कि यार डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइजनिंग खाती हूँ। हाँ क्वेश्चन पूछते हैं यार, धतूरा में धतूरा भी एक प्रकार का हैवी एल्कलाइड इसके अंदर होता है, कॉजिंग नर्वस सिस्टम डैमेज। धतूरा पॉइजनिंग भी जैसे ही क्या, धतूरा पॉइजनिंग में इसके सिम्टम जो मिलते हैं जस्ट लाइक और एट्रोपिन लाइक सिम्टम मिल जाते हैं, ठीक है ना। एक्साइटमेंट मिलेगा एनिमल में, कन्वर्सन मिलेगा, नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। और इसके सिम्टम जितने मिलेंगे दे
प्रोटीन अगर आपने इंजेक्ट कर दिया है एनिमल एक साइट में, वही धतूरा में मिलता है। और अगर बहुत डोज में लेंगे तो किसने पूछा क्वेश्चन, कई जगह गांव में जो लोग गांजा पीते हैं धतूरे का सीड भी मिलाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि दैट गिव्स मोर इफेक्ट टू देम। हाँ, अब हमारे ख्याल से 6-7 लेक्चर जो भी हो गए होंगे, आपको नहीं पता ध्यान है, पर पूरा सब्जेक्ट तो आप रिवीजन कर सकते हो, कवर करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल वाली बात है। फिर भी जनरल टाइप की आपको 15 मिनट के अंदर बैठाएंगे, 5 मिनट में आपका पूरा इंट्रोडक्शन होता रहेगा, गुड फील पहले करवाएंगे जिससे आप डिप्रेस ना होने पाए, और आराम से नाम पूछेंगे, पिताजी का नाम पूछेंगे, घर कहाँ है, क्या है, कैसा है, कहाँ पढ़ाई किया है, और फिर धीरे धीरे किसी ने अगर पीजी किया हुआ है वेरी गुड, तो जिस सब्जेक्ट में पीजी किया है थोड़ा उसी के बारे में आइडिया ले लेंगे। आपने क्या काम किया है कम से कम आपको अपना काम याद आना चाहिए, आपके थीसिस का टाइटल क्या है याद होना चाहिए, और उसके अलावा चूंकि बीएस की पोस्ट के लिए आ रहे हैं तो आपको जनरल सभी सब्जेक्ट के बारे में आइडिया होनी चाहिए। तो क्वेश्चन पूछिए। और सर सर्जरी से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? हाँ, सर्जरी सब्जेक्ट से सर सुनाई नहीं पड़ रहा है। सर सर्जरी से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? सर्जरी से पूछ रहे हैं हम। तो सर का मुझे लगता है नेटवर्क इशू हो गया है शायद। आप लोग अपने क्वेश्चन नोट करके रखा करें जिससे कि आसानी रहे आपको पूछने में भी और सर को बताने में। हाँ, अच्छा अभी चला गया था। जी जी सर। सर बदलिए जी, क्या बात है? सर ये सर्जरी का पूछ रहे हैं क्वेश्चन। अच्छा, सर्जरी कौन भैया, बताओ क्या चाहिए? सर सर्जरी से कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर इंटरव्यूअर? सर्जरी में देखो ऐसा है, सर्जरी में ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे। पहली बात तो आपको लोकल एनेस्थीसिया देना है, तो उस दिन चर्चा हुई थी क्या यूज करेंगे। जनरल एनेस्थीसिया देना है, नाम बताइए, क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे, अगर आपको ऑपरेशन के लिए आपने एनिमल बुला लिया है तो कौन सी प्रिकॉशन लेंगे। फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एनिमल मस्ट बी फास्टिंग, नहीं क्या वोमिटिंग हो जाएगी, आपका ऑपरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। बाकी आपको ऑपरेशन की टेक्नोलॉजी वहाँ नहीं पूछने वाले, टेक्निक नहीं पूछेंगे। हाँ, एक कॉमन जो कंडीशन आती है फील्ड में, उसको आप लोग क्या बोलते हैं, स्टिंग हार्ट। एनिमल चल नहीं पाता है, पीछे के पैर से पैर रगड़ता जाएगा, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज डिफेक्ट बिकॉज ऑफ मीडियल पैटेलर लिगामेंट। सुना है ना? जी सर। जी सर। मीडियल 3 लिगामेंट होते हैं, तो जो मीडियल वाला लिगामेंट है बिल्कुल पतला होता है, अब वो क्या है, इसका शेप डिस्टर्ब हो गया है, दैट क्रिएट्स हिंडर इन द मूवमेंट। तो अगर सिंपल थोड़ा सा कट लगाइए बैक साइड पे, अब उसको पहले लोकट करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे लेना पड़ेगा, और बहुत सिंपल है। और अगर कर लेंगे तो विद इन फ्यू मिनट्स एनिमल आराम से दौड़ने लगता है, और ये आपका एज ए वेजिटेरियन किसान को लगता है कि डॉक्टर पास मेरा भगवान है। एक तो मीडियल पैटेलर लिगामेंट है, बाकी बर्थ कंट्रोल के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होनी चाहिए, कैसे करेंगे। कोई केमिकल बर्थ कंट्रोल मेथडोलॉजी अवेलेबल है क्या? ऑपरेशन करेंगे तो उसमें काफी कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, एनिमल को रखना पड़ेगा, 1 हफ्ते के लिए खर्चा बहुत हो रहा है। ये विनायका सिंह बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हो आप? मेल को स्टेराइल करेंगे कि फीमेल को करेंगे? अभी हर एक सिटी में कुछ ना कुछ प्रोग्राम चल रहा है, एबीसी का प्रोग्राम चल रहा है। तो सर्जरी में तो बाकी ऑपरेशन है, ऑपरेशन हमारे ख्याल से करेंगे।
सीबीएसई के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है ना। मतलब एक्सटेंशन से कैसे पूछेंगे? किसी क्वेश्चन के इतना डिटेल हमारी तरफ से एक क्वेश्चन में इतना टाइम कोई नहीं देने वाला है। वहाँ पर एनेस्थीसिया वाला थोड़ा याद रखिए, कुछ कम से कम एग्जाम्पल आपको याद रखें। पोस्ट ऑपरेशन प्रिकॉशन क्या लेंगे, सपोर्टिव थेरेपी क्या देंगे, कॉमन चीजें। हाँ सर गायने का भी थोड़ा बता दीजिए सर। हेलो सर गायने का सर थोड़ा बता दीजिए, गायने रिपीट गायनी में देखो ऐसा है, पहली बात तो 2-3 आपको दवाई लगानी पड़ेगी, क्या क्या इंजेक्शन देंगे, डॉक्टर लाइनिंग कब लगाएंगे। बाकी तो मोस्टली मैनेजमेंटल प्रॉब्लम है। डिस्ट्रोकिया अगर है तो कैसे करोगे, तो डिस्ट्रोकिया तो आपको वहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, मतलब हमारे ख्याल से इतना डिस्क्रिप्शन नहीं पूछेंगे, आंसर रहेगी विच इज द केस ऑफ डिस्ट्रोकिया। तो लुक इनटू द पोजीशन ऑफ द कॉफ, वी विल गो फर्दर। अब जहाँ तक एनिस्ट्रस कंडीशन है, एनिस्ट्रस क्यों है, एक चीज कैसे करेक्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम दी स्टिमुलेशन टू द सर्विक्स, और बाकी फिर लास्ट में आपको सप्लीमेंट में आना पड़ेगा, और जब कुछ नहीं होगा तो लास्ट में आपको PGF2 अल्फा हो गया, GnRH हो गया, इनका कॉम्बिनेशन है, थोड़ा बहुत 2 याद कर लीजिएगा, 2 ml 3 ml किस में देना है, कितना देना है, देखिए द ओनली सोल्यूशन। पर ये हरदम ध्यान रखिएगा, हार्मोनल थेरेपी शुड बी द लास्ट थेरेपी, क्योंकि आपने एज ए डॉक्टर आपने एक बार तो उसको आराम से इंजेक्शन लगा के हिट मिला दिया, अब अगली बार से क्या होगा, तो अगली बार से आपको डबल डोज देना पड़ेगा। इसलिए पहले ऑर्गन पाल्पेट कीजिए, पाल्पेट करने के बाद उसको सप्लीमेंट दीजिए, मिनरल सप्लीमेंट दीजिए, इवन विटामिन सप्लीमेंट दीजिए, उसकी डाइट कंट्रोल कीजिए, और 1-8 महीने के अंदर रिजल्ट अच्छा मिलेगा। नहीं मिलता है तो उसके बाद फिर इंजेक्शन दीजिए, ये एनिस्ट्रस कंडीशन हो गई। हाँ बाकी थोड़ा डिफरेंट फेजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको आना चाहिए, व्हाट आर डिफरेंट फेजेज ऑफ द स्ट्रेस साइकिल। कब हमने चर्चा किया था ऑलरेडी उस दिन, किस स्टेज में आपको AI करना है, AI के बारे में चर्चा हो चुकी है, कितनी रेट ऑफ सक्सेस मिलती है, रेट ऑफ सक्सेस कम क्यों है, उसका रीजन क्या है, तो काफी डिटेल चर्चा हुई है अपनी। हाँ पर्टिनेंट क्वेश्चन कुछ बताइए, उसकी रिप्लाई अपन देखते हैं अगर संभव है ना। डॉक्टर रीना पूछिए। हमको लगता है कि हमें को पूछना पड़ेगा जी। सर एक्सटेंशन में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? हाँ बताइए। एक्सटेंशन में कैसे सुमन का हो गया, सरस्वती ने पूछ लिया है, डॉक्टर वर्षा चौहान, वर्षा ने भी पूछ लिया। हाँ ये हेलो सर, पूछा सर एक क्वेश्चन है मेरा, मुझसे पिछली बार पूछा गया था कि शीप और गोट को साथ में रखते हैं, कोई इसका साइंटिफिक रीजन है क्या, ऐसे ही साथ में रखा जाता है फार्मर्स लोग जो गांव में रखते हैं? नहीं साइंटिफिक रीजन तो नहीं है, बट मैनेजमेंट बिकम्स इजी, एक चीज है। दूसरा, दोनों की फीडिंग हैबिट मोस्टली डिफरेंट है। सीप की ग्रेडिंग जो हैबिट है, उसका हेड देखिए तो हरदम नीचे रहेगा, और गोट का हेड हरदम ऊपर रहेगा, मतलब दोनों का फीड रिक्वायरमेंट, फीड अवेलेबिलिटी काफी डिफर करती है, और दोनों सेम साइज की है, तो मैनेज करना बिकम्स वेरी। नॉर्मली डिसीज मॉडल दोनों की सेम है, तो ऐसा नहीं कि कोई ब्रीड वाइज स्पीशीज वाइज कोई प्रॉब्लम होने वाला, तो सेम रखना है। सबसे बड़ी बात वही है, इट बिकम्स इजी। और सबसे जो इम्पोर्टेंट तो बताया है, गोट की फीडिंग, गोट हरदम पैर ऊपर करेगी और पत्तियां खाती रहेगी, सीप हरदम नीचे मेज करती रहेगी, इसलिए इट बिकम्स इजी टू मैनेज। एक आदमी दोनों को मैनेज कर रहा है, अच्छी बात है। एक एरिया में जो भी फीड अवेलेबल है उसमें दोनों स्पीशीज काम कर रही है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट
और 2-3 पॉइंट आपको बताना है, उसी में आराम से डिटेल करने का छुट्टी। फिर आपको ज्यादा लग रहा है तो उसको सर जो क्वालिटी फी मिल रहा है, मोस्ट ऑफ दी लीव्स गुड क्वालिटी, सीप नीचे अपना अच्छी क्वालिटी ग्रास खा रही है और थोड़ा बहुत ग्रेजिंग कर लेती है अगल बगल। और बताइए सर, स्लोप ऑफ द फ्लोर का क्या रोल है सर? स्लोप ऑफ द फ्लोर का हाउस में क्या रोल है? स्लोप ऑफ द फ्लोर बहुत शानदार आदरणीय रोल है। पहली बात तो एनिमल यूरिनेट करेगा, अपने आप बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। इफ मॉइस्चर कंटेंट इज देयर, बैक्टीरियल कंटेमिनेशन चांसेस विल बी वेरी हाई, बैक्टीरिया विल मल्टीप्लाई वेरी हाई। तो अगर स्लोप है तो पहली बात तो पूरा यूरिन निकल जाएगी, बच जाएगी। दूसरा पॉइंट है धोने में स्लोप को, अगर स्लोप है तो धुलाई बहुत अच्छे से हो जाएगी। एरिया रफ जरूर होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि स्लोप है। इसमें कितना डिसाइड होता है सर? ये कैसे इसको डिसाइड करते हैं कि कितना होना चाहिए? स्लोप कितना डिसाइड करना चाहिए? मेरी ख्याल से फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब मेंजर से लेके नीचे तक आने के लिए ग्रेजुअल स्लोप चाहिए। हमारी ख्याल से मैक्सिमम 4 फीट के 4 इंच मान लो, 6 इंच मैक्सिमम मान लीजिए आप। लेकिन ये वेरीफाई कर लीजिएगा। फ्रॉम 6 फीट करीब हो गई आपके एनिमल का स्टैंडिंग स्पेस हो गया, 8 फीट हो गया, उसके बाद 1 फीट के आसपास दूसरा हो गया, बाकी 2 फीट गली हो गई, तो उतने एरिया में 6 इंच सफिशिएंट है। 12 इंच पे 6 इंच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द स्लोप। ये सब डाटा आप लोग जब सेट पढ़िए तो पूरा याद कीजिए, कम से कम एक हमारी तरफ से पहली क्लास में चर्चा हुई। स्टैंडिंग स्पेस कितना रहेगा, मेंजर स्पेस कितना रहेगा, टेल टू टेल, हेड टू हेड, सब पर थोड़ा एडवांटेज चर्चा हुई थी, तो पढ़िए। और सर वैक्सीन लगाने, हाँ सर वैक्सीन लगाने पर कितने दिन में उसका इफेक्ट शो होने लगता है बॉडी में? वैक्सीन लगाने के बाद कम से कम 1 वीक, अधिक से अधिक 3 वीक इफेक्ट मिल जाएगा। सर साइन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ वैक्सीन। साइन साइन तो केवल एंटीबायोटिक टेस्ट है बस, साइन से केवल आपको ब्लड से सीरम सैंपल लेना पड़ेगा और एंटीजन से लेके देखना पड़ेगा। अगर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मिल रहा मतलब एंटीबॉडी आ गई। यस सर, है ना, केवल लैब टेस्ट ही रहेगा। नॉर्मली क्या है, ये वैक्सीन इज हाईली एक्टिव, एटीन्यूएटेड वैक्सीन है, पोटेंट वैक्सीन है, डबल डोज वाली आपको दिया है। 1 हफ्ते के अंदर इम्यूनिटी डेवलप शुरू हो जाएगी, 1 हफ्ते के बाद शुरू हो जाएगी। और अगर ये अपना डेड वैक्सीन है तो करीब 3 हफ्ते लग जाता है। तो मतलब रेंज मानिए आप मिनिमम 1 वीक to 3 वीक इम्यूनिटी स्टार्ट्स डेवलपिंग, मतलब एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो गया है। तो एंटीबॉडी होने का मतलब है कि इम्यूनिटी आ गई है। ओके सर। हाँ बताइए। सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री के बारे में बता दीजिए। डॉक्टर मीना डोडवे। रीना, डायरेक्ट कैलोरीमेट्री मतलब ये है कि वी आर मेजरिंग द डायरेक्ट हीट प्रोडक्शन, ठीक है ना। कैलोरी कितना टेम्परेचर राइज हुआ डायरेक्ट पता लग गया, कितना हीट प्रोडक्शन हो रहा है, बॉडी में कितनी एनर्जी डिपॉजिट हो रही है, कितनी नहीं हो रही है। व्हेन वी विल यूज कैलोरीमीटर, जब कैलोरीमीटर यूज करेंगे, एनुअल कैलोरीमीटर बोलते हैं उसको। अगर ग्रास एनर्जी निकालना है तो वार्म कैलोरीमीटर बोलेंगे, उससे हम डायरेक्ट Discover fresh music every Monday.
RQ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज का नाम सुना होगा, ठीक है ना। कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस का नाम सुना होगा। मतलब बॉडी के अंदर जब न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म होते हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट बर्निंग होगी तो क्या निकलेगा बॉडी से? कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बॉडी में न्यूट्रिएंट जमा होंगे तो किस फॉर्म में जमा होंगे? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। पर एक्चुअली क्या जमा हो रहा है? कार्बन, नाइट्रोजन। मोस्टली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन में तो कार्बन और हाइड्रोजन हो गया, और प्रोटीन में भी कार्बन और हाइड्रोजन हो गया। तो इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री में we measure the amount of carbon dioxide production, means carbon oxidized, how much that is measured through carbon dioxide. कितना बॉडी में न्यूट्रिएंट डिपोजिट हो रहा है? मोस्टली प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है। अगर बॉडी में डिपोजिट हो रहा है तो कितना कार्बन डिपोजिट है, कितना नाइट्रोजन डिपोजिट है, कितना हाइड्रोजन डिपोजिट है, वो सब बैलेंस निकालेंगे तो दैट विल इंडिकेट दी इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री कराता है। इनडायरेक्ट कैलोरीमेट्री में अपन कार्बन डाइऑक्साइड मेजर करते हैं, ऑक्सीजन इंटेक मेजर करते हैं, ठीक है ना। यस हाँ, इतना बहुत है आपको बताने के लिए। सर, पोल्ट्री में अपन एमी में मेजर करते हैं सर, इसके बारे हाँ, में। पोल्ट्री में देखो ऐसा है, मेजर तो नहीं, मोस्टली इन केस ऑफ अदर एनिमल्स अपन TDN ले रहे हैं। तो डिफरेंट एनर्जी के मेजर्स हैं, सभी के लिए ध्यान रखिए। ग्रास एनर्जी इज वेरी सिंपल, आपने मेजर कर लिया है बॉब कैलोरीमीटर से, तो किसी फीड में पता लगता है 1 ग्राम में कितनी एनर्जी, कितना टेम्परेचर बढ़ा, उसको बर्न करने के बाद डायरेक्ट टेम्परेचर पता लग गया, तो आपको पता लग गया फीड में 1 ग्राम में कितनी एनर्जी है और 1 kg में कितनी एनर्जी, ग्रास एनर्जी। जब आपने एनिमल को फीड कंज्यूम करवा दिया तो बॉडी के अंदर डाइजेशन होने के बाद कितना फीड डाइजेस्ट नहीं हुआ, दैट इज लॉस्ट इन द फीसिस। तो मतलब वो एनर्जी वेस्ट हो गई, तो केवल लिमिटेड एनर्जी बची है, डाइजेस्टिबल एनर्जी। तो डाइजेस्टिबल एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल फीकल कलेक्शन करना पड़ता है, तो थोड़ा उतना डिफिकल्ट नहीं है, चलो वो भी कर लिया। अब फीकल एनर्जी के बाद जाना पड़ता है एमी के लिए, मतलब यूरिन कलेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम जब यूरिन कलेक्ट करेंगे, फीसिस कलेक्ट करेंगे, इनमें कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, और तब इन दोनों एनर्जी को टोटल एनर्जी कंज्यूम जो ग्रास एनर्जी से माइनस करेंगे, तब एमी आएगी। और एमी के बाद जब नेट एनर्जी निकालना है तो बॉडी में कितनी हीट प्रोड्यूस होकर वेस्ट हो रही है, अगर वो भी निकाल लेंगे तो नेट एनर्जी आएगी। पोल्ट्री में क्या है कि फीसिस और यूरिन दोनों एक साथ ही एक ओपनिंग से निकल रहे हैं, क्लोएका। इन केस ऑफ पोल्ट्री इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट एमी वैल्यू, इसलिए पोल्ट्री के फीड में मोस्टली एमी यूज करते हैं। पर दूसरे एनिमल्स में अगर एमी निकालना किसी फीड की तो आपको डाइजेशन ट्रायल तक तो चल जाएगा, पर मेटाबॉलिक ट्रायल करना थोड़ा काफी डिफिकल्ट रहता है। इसलिए एमी वैल्यू केवल मोस्टली पोल्ट्री में यूज करते हैं, और उसका रीजन केवल वही है कि फीसिस यूरिन दोनों एक साथ निकल रहे हैं, तो आपने दोनों को एक साथ कलेक्ट कर लिया, दोनों की एक साथ एनर्जी निकाल लिया, तो दैट बिकम्स इजी। थैंक यू सर। हाँ, और हमारे ख्याल से लिमिटेड लोग तो हैं। वीरेंद्र राठौर, हेलो जी सर। भैया कुछ पूछ रहे तुम भी? सर ये कंडेंस्ड फीड ब्लॉक क्या होता है सर? कंडेंस नहीं होता है, कंप्लीट है ना जी सर। डॉक्टर वीरेंद्र? जी सर। कंप्लीट फीड ब्लॉक यही है ना? सर मैंने कंडेंस्ड पढ़ा, कंडेंस्ड फीड ब्लॉक। कंडेंस्ड फीड ब्लॉक, जी सर। अच्छा, कितनी साइज होती है इसकी? सर साइज का नहीं चलो, मालूम। कंडेंस रिड्यूसिंग द साइज, उसका टेक्निकल नाम जो है कंप्लीट हीट
मोस्टली चाहे पोल्ट्री देख लीजिए, चाहे लार्ज एनिमल देख लीजिए, वॉल्यूम, लार्ज वॉल्यूम को अपन ने कंप्रेस करते करते कंडेंस कर दिया है। बट फीड में नॉर्मली इट इज कंप्लीट ब्लॉक, कंप्लीट फीड ब्लॉक, भूसा दाना सब कुछ मिला के अच्छे से मशीन में कंप्रेस करते हैं तो ब्लॉक बन जाता है। और दैट बिकम्स, पहली बात तो आपने कंप्लीट फीड बना लिया है एनिमल की रिक्वायरमेंट के हिसाब में। भूसे की रिक्वायरमेंट क्या है, कंसनट्रेट क्या चाहिए, मिनरल कितना है, सब कुछ मिला के अच्छे से मिक्स तैयार कर लिया है, TMR जो बोलते हैं अपन, टोटल मिक्स राशन, और उसको मशीन में ब्लॉक बना दिया है तो दैट बिकम्स कंप्लीट फीड ब्लॉक। कंडेंस को अगर आपको कहीं सुना हुआ है, सपोज कीजिए पोल्ट्री फीड है तो आपने मैश फीड डाल दिया है तो सिलेक्शन बिकम्स वेरी इजी। बट क्या है, अपने बीच से चूजी पिक करती रहती है, खाती रहती है ना। अब उसको अगर आपने पैलेट बना दिया है, क्रम्बल्स बना दिया है तो दैट बिकम्स अ कंडेंस फीड। सर उसको फॉडर ब्लॉक, सर फॉडर ब्लॉक यही है सर। एक तो कंप्लीट फीड ब्लॉक हो गया, दूसरा फॉडर ब्लॉक। आजकल देखिए आपको बड़ी बड़ी मशीन जो आ रही है, खेत में धान निकाल लिया आपने और पूरा बाद में उसने कटिंग किया और बेलिंग तैयार कर दी तो फॉडर ब्लॉक हो गया। आजकल आप इसको साइलेज देखिए आजकल जो अवेलेबल है, पहले तो अपन साइलो पिट तैयार करते, सब कुछ करते थे, आजकल क्या कर दिया है, ग्रीन फॉडर कट किया, मशीन से उसको आराम से बेलिंग कर दिया, पैकिंग कर दिया, ब्लॉक बन गया तो फॉडर ब्लॉक हो गया। पैडी इस तरह मोस्टली देखिए आप यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम लॉन्ग एरिया, तो पैडी इस तरह को कंप्रेस करके ब्लॉक बना देते हैं। जैसे रद्दी चमकी अभी जो एरिया देखिए आप, जो भी बर्तन होते हैं उनके सीधे उनको प्रेस करके एक ब्लॉक तैयार कर दिए, या तो उसको फॉडर ब्लॉक। एडवांटेज क्या है, एरिया इज रिड्यूस्ड वेरी मच, टोटल वॉल्यूम इज कंडेंस्ड, ट्रांसपोर्टेशन बिकम्स वेरी इजी। ठीक है ना? जी सर। हाँ, और बताइए। भदौरिया जी। सर सर है कि नहीं है? हाँ है सर। 2 घंटा हो गया है सर हाँ सर लास्ट क्वेश्चन, SPCS सर, SPCS SPCA है ना, SPCS SPCS तो तुम्हारा एक नया क्वेश्चन है। SPCS हमारी खैर सोचना पड़ेगा मुझको। सर ये पूछा था अभी। अच्छा पूछा था? जी सर। क्या SPCS रिटर्न एग्जाम में पूछा होगा ना? नो सर, इंटरव्यू। इंटरव्यू में अभी तो स्टार्ट नहीं हुए। नहीं, पहले कहीं पूछा हो, पिछले साल पूछा होगा SPS क्या होता अच्छा है, अच्छा। है ना। SPCS किस क्षेत्र में, मतलब लाइव स्टॉक इंडस्ट्री में काहे के लिए? SPCS इन जनरल क्वेश्चन था कि टेक्निकल क्वेश्चन था? सर बस इतना ही पूछा था। SPCS मैंने इसमें आप सॉरी बता बोल सकते दिया। हैं स्टेट प्लान कोऑर्डिनेशन सिस्टम। स्टेट प्लान कोऑर्डिनेशन सिस्टम एक तो हो गया, अब कई कॉम्बिनेशन निकलेंगे उसके, और बी फिटिंग आपके लिए रहेगा स्टेट प्लान कोऑर्डिनेशन सिस्टम। SPC अलग है, SPCS है ना। हाँ सर। SPCS हमारी ख्याल से लाइव स्टॉक में सर सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ हाँ ये भी है, वो SPCA आता है ना, यस। उसमें ए है, इसलिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ SPCA। बस लगाता। हाँ बताइए।
सी एक मिनट आया मैं। हेलो। जी सर, आ रही है। हाँ, मैंने कि शायद सर का नेटवर्क इशू हो गया है, शायद लॉग आउट हो गया सर। हाँ, अब सर आ गए, ज्वाइन एडमिट हो गए सर। भदौरिया जी सर सर 12 से जी सर। आपने 12:30 कर दिया था, कोई बात नहीं है। जी जी सर सर सर। भैया अगर किसी के पास क्वेश्चन न बचे हों तो बेस्ट विशेष दी जाए। साधना जी, आप अपना माइक म्यूट करें। और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी जाए। साधना जी, आप अपना माइक म्यूट कीजिए। आपने पूरा सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, घबराए नहीं, शांति से जाके कुर्सी में बैठे, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा थोड़ा सोचे और रिप्लाई दें आराम से, अच्छा रहे, घबराए नहीं। फिर भी भदौरिया जी ने और बहुत सारी आपकी क्लासेस शुरू चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए। और कोई क्वेश्चन सर से पूछना चाह रहे हो आप? मुझे लगता है शायद सभी को सब लोग अब सेटिस्फाई तैयार हैं। हो चुके हैं मेंटली। बिल्कुल बिल्कुल और सर। सबको लग रहा है कि अब 2 घंटे चिल्लाते चिल्लाते हो गया है। सर, आपका एनर्जी लेवल वही रहता है 2 घंटे पहले और 2 घंटे के बाद सर। बहुत नहीं, चलिए, बच्चे लोग हैं जी आपके सर। घर में। जी सर। हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन आज नहीं हुआ। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जो मीट एडल्ट्रेशन सर, तो उसमें कौन कौन सा मीट मिलाते हैं, जैसे ये था क्वेश्चन। अच्छा, मीट एडल्ट्रेशन, कॉस्टली मीट में चीपर मीट मिला देंगे, एडल्ट्रेशन हो गया। सर लाइक एग्जांपल। अब एग्जांपल देने बैठे
भी चीपर उनके पास अवेलेबल है। नॉर्मली ये तो सब अनएथिकल चीजें हैं ना, ये कोई बताते थोड़ी है। वो तो जो भी उनको सस्ता मिलेगा स्लाटर किया, मिक्स कर दिया, पीसेस कर दिया, हो गया न्यूट्रिशन। तो वो कई बार केसेस पकड़ में आते तब समझ में आता क्या मिलाया हुआ है। और नॉर्मली गुड क्वालिटी मीट जो कॉस्टली मीट है उसमें आप देखो बकरे का मीट कहीं लेने आते हैं, दिखाता कुछ देता कुछ क्वालिटी के हिसाब में, और जब पैकिंग करके देंगे तो फिर सर्टेनली काऊ का है किसका है। प्रेजेंटेशन यही है मीट में, अगर रियल मीट है। बाकी रेडीमेड अगर है तो उसमें और पहचानना मुश्किल है। ओके मीट खाती कि नहीं खाती? सर, नहीं खाती हूँ, वेजिटेरियन हूँ। नैन्सी बजाज, रीना डोडवे हो गया, सुमन का हो गया। जी नैन्सी जी पूछिए, पूछना। नैन्सी, हाँ चलते चलते